आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बंधुओं और बहनों का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने अपना व्यस्त समय आज इस प्रेस क्लब में आकर अपना व्यस्त समय दिया, आपका बहुत आभार। हमारे बीच जिस पर के पूर्व में रहे लोकप्रिय विधायक श्रीमान रवि धीमान जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की हमारी पंचरुखी मंडल की माननीय अध्यक्षा बहन उषा राणा जी है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय रवि धीमान जी से कि वो आज का विषय रखें। मैं भी अपनी ओर से सभी प्रेस से यहाँ पर पधारे हुए बंधुओं का और बहनों का धन्यवाद करता हूँ। परिचय प्रिय भाई देवेंद्र जी ने दे दिया। दाई तरफ जैसे बताया उषा राणा जी हैं, पंचरुखी की मंडल के अध्यक्ष हैं, और मेरे बाईं तरफ देवेंद्र जी खुद बैठे हैं। मैं प्रेस के सभी बंधुओं का आभार प्रकट करने से ही अपनी वार्ता शुरू करना चाहूँगा। और आभार एक बहुत ही बड़ा स्कैम, लैंड स्कैम, जो पालमपुर के बनूरी गांव से जिसका पर्दाफाश आप सबने किया, इस लैंड स्कैम को उजागर करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यदि ये स्कैम आपने उजागर ना किया होता तो हो सकता है कि हम जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी नज़रों से भी ये ओझल ही रहता। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करते हुए इसी पे कुछ प्रश्न खड़े करना चाहूँगा कि इतना बड़ा स्कैम क्या हम ये मान सकते हैं कि बिना सरकारी संरक्षण से हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो इसमें जिम्मेवार कौन है? ये ठीक है कि उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया एसडीएम द्वारा। हो सकता है इसके लिए कोई विजिलेंस की इंक्वायरी भी मार्क कर दी हो, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि ये जो कार्यशैली इस वर्तमान सरकार की है, ये सिर्फ लीपापोती करने की रही। करोड़ों का लेन देन, करोड़ों की जमीन का घोटाला, चाहिए तो ये था कि पहले ही दिन सरकार इस केस को सीबीआई को सौंप दी। लेकिन ऐसा ना होकर आज लगभग ये 29 मई का संभवतः ये केस है। 29 मई को आपने समाचार पत्रों में इस केस को छापा था, और 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। जो कर्मचारी, जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, वो अपने अपने यथास्थान पर अभी तक तैनात हैं। सरकार ने एक भी कर्मचारी को इधर से उधर नहीं किया है। तो सरकार की मंशा यहीं से जाहिर होती है। इससे थोड़ी सी हट के बात करूं तो पालमपुर सब डिवीजन, ये पालमपुर यहाँ 4 विधानसभाएं पड़ती हैं। 16 में विधायक माननीय विपिन सिंह परमार जी हैं, लेकिन 3 जो सीटें हैं तीनों कांग्रेस के पास हैं। और कांग्रेस, तीनों में से कांग्रेस के एक मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो यहाँ के होते हुए भी मैंने आज दिन तक 1.5 महीने के अंदर एक भी शब्द इस स्कैम के खिलाफ उनके मुंह से नहीं सुना। तो जाहिर है कि शक होना मेरा स्वाभाविक सा बनता है कि सरकार में मंत्री होते हुए भी जिनके मुंह में दही जमा है, मैं दही जमना में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा लैंड स्कैम, पत्रकार बंधु जो इसको उठाते हैं, लेकिन सरकार की खामोशी सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। और मैं आप सबके माध्यम से आज सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि मुझे या हम सबको, भाजपा के लोगों को आपकी मशीनरी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसका सीधा इस केस को सीबीआई को सौंपकर दूध का दूध, पानी का पानी सरकार करवाए। आजकल हर मोड़ पे माननीय सुक्खू जी देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स उनकी लगी हुई है। मेरे गांव जांगल में भी एक उनकी होर्डिंग लगी हुई है।
उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने 5 आपकी गारंटी, जो सरकार जो गारंटीज देके, जो झूठी गारंटीज देके जो सत्ता में आए थे, वो गारंटीज पूरी कर दी। पता नहीं कौन कौन सी गारंटीज पूरी हो गई। आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं, चर्चा परिचर्चा आपके साथ भी की जा सकती है। वहां पे लिखा है कि भारत देश में हिमाचल प्रांत एकमात्र ऐसा प्रांत बना जिसने मक्का के ऊपर एमएसपी दी। अब एमएसपी आप सब जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम जिसको बोलते हैं, कि जो ग्रोअर है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी लागत से कम उसको पैसा ना मिले मार्केट में, तो उसके लिए सरकारें जो है वो एमएसपी फिक्स करके रखती हैं। लेकिन क्या हिमाचल में इतनी मक्की होती है कि उसमें एमएसपी आपको देनी पड़ेगी? आपने दूध के लिए बोला कि दूध पे भी हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एमएसपी दिया। माननीय सुखू जी ये बता सकते हैं कि आपकी दूध की प्रोडक्शन कितनी है और कंजप्शन कितनी है, और आपके पास सरप्लस कितना है जिसके लिए आपको एमएसपी देने की जरूरत पड़ी है? आपके पास हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आएंगे कि केवल और केवल होर्डिंग्स पे अपनी फोटो लोगों को गुमराह करने के लिए चस्पा की जा सके, इसके लिए ऐसे ऐसे के निर्णय हैं। एक और आप देखें कि उसमें वो भी लिखा है कि हमने 1500 रुपये देना शुरू कर दिया। किसको कर दिया? जरा कांगड़ा में कोई एक बहन खड़ी होकर बता दे कि जिसको लिए पैसे मिले हो। तो झूठ की वाहवाही, सरकार लूटने में मस्त है। आज जो जन सुविधाएं महंगी की है, जिसमें आप सब जानते हैं बिजली, पानी, बसों का किराया, हेल्थ सर्विसेज में जहां पे आयुष्मान की स्कीम थी 90 और 10 की स्कीम थी, अब 10% जो प्रदेश का हिस्सा होता है वो नहीं दे पा रहे हैं। हिमकेयर स्कीम को आपने डेफर किया हुआ है, उसको बंद किया हुआ है। ये सारी चीजें हम इस प्रदेश को लेकर कहां जा रहे हैं, ये हम सबके लिए एक आज चिंता का विषय है। एक बहुत बड़ी आपदा इस प्रदेश के अंदर आई, आपने सबने उसको कवर भी किया है। आप बताएं, मंडी में इस आपदा से निपटने के लिए सरकार के पास क्या टूल्स थे, किस ढंग से सरकार आपदा से निपटने के लिए उनकी तैयारियां क्या थी, और आपदा घटित होने के बाद सरकार का इसके प्रति जो रवैया रहा है, हम सब जानते हैं कि केवल और केवल इसमें भी राजनीति इन्होंने घुसेड़ने की कोशिश की, जिसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मन से इस बात के लिए त्रस्त हैं कि क्या सरकार लोगों ने इस विश्वास के साथ चुनी थी कि आने वाले समय में वो लोगों के साथ खड़ी ना होकर वो व्यवस्था को ही पूरे पतन की ओर लेकर चली जाएगी। मैं सीधे सीधे शब्दों में बात रखूं तो मैं इस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को एक निकम्मी सरकार का कार्यकाल मानता हूं। और जब निकम्मा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो कुछ कम निकम्मे होंगे, कुछ बहुत सारे महानिकम्मे लोग भी इस सरकार के अंदर है। और मेरा आरोप, मैं अपनी विधानसभा में ही अपने आप को सीमित करना चाहूंगा, मेरा आरोप है मेरी विधानसभा से जो एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उनको एक महान निकम्मा मंत्री घोषित करते हुए मुझे बिल्कुल भी परहेज नहीं है। और मैं उदाहरण देकर इस चीज को सिद्ध कर सकता हूं कि इन 2.5 सालों के अंदर उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यक्षमता जो है वो शून्य रही है। आपको मैं एक मैं आप ही की खबर बताना चाहूंगा। खबर का शीर्षक है, हाई कोर्ट ने मंत्री यादविंद्र गोमा को बनाया प्रतिवादी। मुझे लगता है कि हिमाचल की हिस्ट्री में विकास को रोकने के लिए खुद कोर्ट को आगे आना पड़ा और एक मिनिस्टर को प्रतिवादी बनाना पड़ा है, पार्टी बनाना पड़ा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती एक मिनिस्टर के लिए। आजकल जैसे मैंने शुरुआत में आपका धन्यवाद किया, पंचरुखी में भी एक भू माफिया काम कर रहा है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक हल्का सा उदाहरण देता हूं। माननीय मंत्री जी का घर है, एक आदमी किसको कहां किसकी पोस्टिंग होनी है, चाहे वो पटवारी है, चाहे कारगो है, चाहे नायब तहसीलदार है, वो डिसाइड करता है। एक रेस्टोरेंट है, वहां पे टकाटक बैठते हैं, रात के अंधेरे में फटाफट वहां पर तकसीम होती है, और दूसरे दिन
उस जमीनों को सफा चट कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि क्या आपके ध्यान में ऐसी बातें हैं? पब्लिक डोमेन में है, लोग आकर हमसे ये बातें करते हैं कि फलां की जमीन सामने वाला पोर्शन जो है वो किसी ने औने पौने भाव में खरीद कर, जो डिस्प्यूट लैंड उसको खरीद कर पीछे वाली जो जमीन है उसको भी हथिया कर रातों रात बेच दी। 5 लाख की जमीन लेते हैं 50 लाख में बेचते हैं। लेकिन शायद मंत्री जी तक ये खबर ना हो, मैं मान सकता हूं। मैं 2.5 साल का वक्फा बीत चुका है। आप क्योंकि हम पालमपुर में बैठे हैं, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊं। जसीम पर सब डिवीजन में लगभग 22 चोरियां अब तक हो चुकी हैं और एक भी चोर का आज दिन तक पता नहीं चल पाया है। और अब इतने थोक में चोरियों का होना जो है वो इस ओर इशारा इंगित करता है कि चोरों को ये विश्वास हो गया है कि सरकार ही अपनी है, इसमें डरने की क्या बात है। लाखों की चोरियां, लाखों के गहने, लाखों के जेवरात लोग लेकर चले गए, लेकिन पता नहीं हमारे मंत्री जी कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहां है? आप ही लोग थे। पंचरुखी में एक नौजवान की हत्या होती है, 27 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है। वो एग्रीव्ड परिवार जो है, शोक संतप्त परिवार, जो पहले दिन से लेकर 26 दिन तक मंत्री जी के घर में जाकर उसे गुहार लगाता रहा कि उन्होंने पूरी घटनाक्रम उन्होंने बताया कि हमें यह अंदेशा है कि ऐसे ही घटनाक्रम घटा है। लेकिन मंत्री जी के कान में जू नहीं रहेंगी। प्रशासन सोया रहा, पुलिस सोई रही। 27 दिन के बाद जब वो डीकम्पोज्ड बॉडी मिलती है, आक्रोशवश वो गांव के लोग और परिवार जब सड़कों पे आता है, तब प्रशासन जागता है और आनन फानन में एक SIT घोषित होती है। वही लोग, जो परिवार कहता था, वही लोग उसमें पकड़े जाते हैं। तो क्या मंत्री जी का ये नैतिक दायित्व नहीं बनता था कि उस एग्रीड परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते? उसके लिए भी उनको 10 दिन उनके घर जाने के लिए लगे। और कितनी दूरी पे घर है? 400 मीटर की दूरी पे उनका घर है। आऊंगा थोड़ा सा विकास पे भी आपसे बात करूं। बड़े दिनों के बाद मिला हूं तो मन में बहुत सारी बातें हैं, आपसे साझा करके जाऊंगा। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके घर के पास जो पंचरुखी का PHC है उसको सिविल हॉस्पिटल बनाया था। मेरे कार्यकाल के दौरान उसके भवन का काम शुरू हुआ, लेकिन आज दिन तक वो भवन पूरा नहीं हो पाया। आपने स्टाफ वहां क्या देना है? जो एकमात्र डॉक्टर है वो उसकी 300 की OPD रोज की है। पूरी की पूरी धार क्षेत्र जो वो पंचरुखी के इस PSC पर निर्भर है। आप आयुष मंत्री भी हैं, लोगों की हेल्थ के साथ खेला मत करो। आप क्या चाहते हैं? वो जो पूरे सरकार के काम है आप उनको भी पूरा नहीं कर पाए। नया कोई एक प्रोजेक्ट तो इस विधानसभा के अंदर बता दें कि आपने मंत्री होते हुए, आपके पापा ने ये कहा था और धन्यवाद किया था सुखुजा की 50 सालों के बाद इस राजगीर विधानसभा को मंत्री मिला। मंत्री जी, इस 2.5 साल का हिसाब किताब लोगों के बीच में जाके दो, जो आपने अपनी विधानसभा के लोगों के लिए किया है। पंचरुखी में 1 साल से रीडर की सीट नहीं भरी गई है राजस्व विभाग में। पंचरुखी में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO, जो सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है विकास के दृष्टि से, 6 महीने से कोई रेगुलर BDO वहां पे नहीं है। PWD की जितनी स्कीम्स हम लेके आए थे, जो मैं कह सकता हूँ PMGSY फेज 3 की स्कीम्स थी, वो अधूरी। IPH की 70 करोड़ की स्कीम है जिनको मई 2023 में पूरा हो जाना था, मई 2025 के, अब तो जुलाई भी पूरा होने को आ गया 2025 का, अभी तक वो स्कीमें अधूरी की अधूरी बनी हुई। एक और मैं आपसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। शिवनगर एक स्थान है जहां पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की एक बिल्डिंग 2020-21 में बनना शुरू हुई। 23 जनवरी 23 में उसको कंप्लीट होना था। 5 करोड़ स्वीकृत भी थे। आज भी 26 लाख रुपए उस
बिल्डिंग का पैसा बकाया पड़ा है, लेकिन उस बिल्डिंग को आज खंडहर में तब्दील हो चुकी वो बिल्डिंग, मंत्री जी की उस पर नजर इनायत नहीं हो पा रही। वो वहां पे वो कॉलेज अब बंद होने के कगार पे है। इसलिए बंद होने के कगार पे है क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, और उस पर भी उस कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें बच्चियां ज्यादा हैं, लड़कियां ज्यादा हैं, जिनको दूर के क्षेत्रों में जैसे पालमपुर हो गया, जैसीमपुर हो गया, थुरल तक जाना उनको बच्चों को पड़ रहा है। जो कॉलेज वहां पे आज से 3 साल पहले 2 साल पहले बन जाना चाहिए था, उस कॉलेज की बिल्डिंग अभी तक अधूरी है। पैसा होते हुए भी उसको पूरा नहीं करना, मुझे मंत्री जी की मंशा पे शक करने के लिए बात, मैं दुखी मन से आपसे साझा कर रहा हूं कि मैं व्यथित हूं कि मंत्री जी का जो ये एटीट्यूड है, एंटी डेवलपमेंट जो एटीट्यूड है, वो मुझे नहीं लगता है कि इनको मंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये अपने आप एक इस चीज का निर्णय करें। एक और मजे की बात, इनको यह लगता है कि सारी दुनिया ने आंखें बंद कर रखी है, सिर्फ चालाक मैं हूं। एक उदाहरण, मैं आपसे एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चालाकी क्या होती है? एक कार, BMW कार काले रंग की, वो नीचे की तरफ से आती है, खैरा की तरफ से आती है। वो कार रुकती है ठंडोल में चाय बगानों पे। ऊपर से मंत्री जी अकेले अपनी गाड़ी ड्राइव करके, फॉर्च्यूनर ड्राइव करके जाते हैं। दोनों कारें आमने सामने खड़ी होती हैं। BMW से कार से एक इनका मित्र, परम मित्र, वो एक बैग नुमा चीज लेके आते हैं। वो मंत्री जी की बगल में बैठ के वहां से चले जाते हैं। मेरा ये आरोप नहीं है कि उस बैग में क्या है, मेरा ये भी आरोप नहीं है कि एक मंत्री अकेला ड्राइव करके जा सकता है। मेरा आरोप यह है कि यदि अंद्रेटा के मंदिर में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो कार्यक्रम होता है, उसमें मंत्री जी की गाड़ी के आगे भी पुलिस चलती है, पीछे भी पुलिस चलती है सायरन बजाते हुए, तब ये VVIP बनकर वहां पर जाते हैं मंदिर के अंदर। 1 घंटा पर हम सबको इंतजार भी करवाते हैं। लेकिन अपने दोस्त को लेने के लिए आप क्यों अकेले सुरक्षा तंत्र को धक्का बताते हुए? ऐसी क्या बात है? तो मुझे वो CID एक सीरियल आता है, उसमें एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो मंत्री जी के ऐसे ऐसे जो काम हैं, उन कामों के चलते और बहुत सारी बातें आजकल, ये तो अच्छा हुआ, इतने ज्यादा ही मैं नाराजगी नहीं प्रकट करना चाहूंगा। सुप्रीम जी ने 1-1 लाख के जो टेंडर होते थे उनको ऑनलाइन कर दिया, बड़ी तकलीफ है। लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? कार्यशैली देखिए इनकी। आप क्या कर रहे हैं? कोई बड़ा टेंडर है, उसमें लगता है कि अपने आदमी को देना है, इसका जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, तो एक बार कैंसिल, दूसरी बार रीटेंडरिंग होती है, देखते हैं फिर से उस पर बात नहीं बनी है, फिर से रीटेंडरिंग, और जब लगता है कि बात नहीं बनेगी तो अपने आदमी को, उस आदमी के जिसको वो अवार्ड हो सकता है, उसी के घर भेजकर उसी को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी कार्यशैली है और ये क्या कर रहे हैं मंत्री महोदय आप? मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि एक उम्मीद के साथ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, और ये भी एक तय चीज है। और जब हम कहते थे तो पहले आप सुनते थे, और एक पत्रकार होने के नाते आप इस बात को मानते भी होंगे कि इन्होंने आम जनमानस की भावनाओं से खेलकर सत्ता हथियाई थी, और इनको लगता था कि जो चलता है का कंसेप्ट हिंदुस्तान के अंदर चलता है वो हिमाचल में भी हम चला लेंगे। लेकिन आज लोग जिस ढंग से उद्वेलित है, जिस ढंग से लोग इस सरकार से मुक्ति पाने की और अग्रसर है, वो चीज बताती है कि बहुत दिनों तक, और मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक भी ये सरकार चलने, और चलना भी नहीं चाहिए। जिस ढंग से इनकी परफॉर्मेंस इन 2.5 सालों के अंदर है, इस सरकार को जितनी जल्दी यहाँ से रुखसती हो सके, इसकी रुखसती होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें थी जो आपसे साझा करनी थी। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ था। आप कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न
मैंने जो बातें रखी हैं वो मैं ऑन रिकॉर्ड बातें रखी हैं। ये पार्टी बने हैं, इनको पार्टी बनाया है, प्रतिवादी बनाया है, और इन्होंने सब जज कोर्ट, अब क्योंकि मैटर सब जुडिस है उसमें बहुत ज़्यादा खुलासा करना मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं, ना ही कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन माननीय मंत्री जी, फिर से ये कह रहा हूँ कि आप प्रतिवादी हैं, और क्यों प्रतिवादी हैं? आप नहीं चाहते कि वो बने। क्यों? क्योंकि वो भाजपा की देन थी, वो जो सब जज कोर्ट है। आप शिवनगर कॉलेज इस करके नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो भाजपा ने दिया है। आप 70 करोड़ की स्कीम को पूरा, पेयजल योजना को पूरा नहीं करना चाहते क्योंकि भाजपा की देन है। आप अपने ही घर के पीएससी को सीएससी बनाने के आपने डी नोटिफाई करवाया और उस बिल्डिंग को पूरा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो भाजपा की देन है। आप किसी भी सड़क को पूरा नहीं करना चाहते क्योंकि भाजपा की देन है। तो फिर आपका काम इस विधानसभा के अंदर, इस सरकार में है क्या? आप क्यों मंत्री? ऐसे ही कुछ प्रश्न थे जो आपसे साझा करने थे। सर, आपने भी बात की सप्लायर्स की और ठेकेदारों की, लेकिन एक जनता का मुद्दा है हिम केयर। कितने ही लोग उसके बिना सुविधा बंद होने से, इलाज के बिना मर गए। उसके विषय में क्या है? आयुष्मान के कुछ जो अभी 100 संस्थान वो बंद हुए हैं, उस विषय में आप ऐसा है जो काम बंद नहीं हुए उसमें कुछ गलत ढंग से लोगों ने उसका फायदा उठाया। और आपको ये पता होगा कि जो हिली स्टेट्स है उनमें कुछ केंद्र सरकार की प्रिविलेज है, जिसमें जो भी विकास की योजनाएं होती हैं उसमें 90-10 की रेशियो से 90% केंद्र रहता है, 10% हमें कंट्रीब्यूट करना होता है। तो हमारी तो ऐसी भूखी नंगी सरकार है कि 10% जो अपना शेयर होता है वो भी नहीं दे पा रही। यही नहीं, आयुष्मान में ही नहीं, अब मनरेगा के कामों में भी जो केंद्र का पैसा है, जो मजदूर को मिल रहा है, वो वही पैसा दे पा रहे हैं। जो प्रदेश सरकार का हिस्सा है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो जितने भी, अब मैंने कहा कि जैसे ये प्रिविलेज स्टेट्स में से आती है और हिमाचल भी एक प्रिविलेज स्टेट में से है, इसमें भी 90-10 की फंडिंग है। तो अपना जो 10% का शेयर है वो भी हमारी सरकार नहीं दे पा रही है। सर, डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, अंद्रेटा जो जगह है टूरिज्म को लेकर डेवलप हो सकती है, वहाँ पे एक टूरिज्म बिल्डिंग है, वो आपके समय में वहाँ पे उसका कुछ नहीं हुआ और अब इस सरकार में ना उसको लेकर क्या कहेंगे? आप अगर याद हो तो मेरे ही समय पे उसका एक सर्वे हमने करवाया था और मैंने ये प्रपोजल डाली थी कि अंद्रेटा कलाकारों की धरती है। वहाँ पर एक आप फाइन आर्ट्स कॉलेज की एक प्रपोजल जब मैं विधायक था तब गई थी, लेकिन उस प्रपोजल को इन 2.5 सालों के अंदर ठंडे बस्ते में ही डाला गया है। एक बिल्डिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको मेरे ही टेन्योर के दौरान पब्लिक को देने के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की, लेकिन उस ढंग से तब तक कोई निविदा नहीं आई और वो सिरे नहीं चढ़ी। लेकिन टूरिस्ट वहाँ पे आए, उसके लिए एक हमने तब राकेश पठानी जी हमारे वन विभाग के मंत्री थे, मैंने उनसे एक रेस्ट हाउस लिया था। कोई बाहर से कोई आदमी है उसको रहने की सुविधा हो, वो उसके लिए एक वहाँ पे रेस्ट हाउस हमने बना के जरूर दिया था। तो ये मेरे एजेंडे में तो था कि अंद्रेटा एक पर्यटन की दृष्टि से भारतीय मानचित्र पे आए, लेकिन जो वहाँ के बसिंदे हैं जो कुछ मीटर की दूरी पे वहाँ पे रहते हैं, उनकी सोच को भी तो थोड़ा सा हमें सलाम करना ही पड़ेगा कि इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं। अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में उसके लिए काम किया, लेकिन आप एक चीज़ और सोचेंगे, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि केवल 2.5 साल का काम करने को मिला। 2 से 2.5 साल तो आप समझते हैं कि वैश्विक आपदा ही हमारा खा गई थी। तो उस दौरान एक प्रायोरिटीज, एक मिशन के साथ राजनीति में आए थे और काम करने का प्रयास भी किया था। सफलता कितनी मिली वो आप उसके हमारे वो ऑडिटर्स हैं, आप उसका लेखा परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन एक प्रयास में कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, ये तो मैं आपसे दावे के साथ धीमान साहब, आपने लैंड ऑर्डर पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, लैंड स्टैम्प की बात आपने की है, डेवलपमेंट इशू पे आपने कहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है कि जयसिंहपुर भाजपा सुप्त प्राय है, वो कहीं भी विरोध करती नहीं दिख रही है? आप लंबे समय के पश्चात आपने इस तरह के प्रश्न उठाए। आपकी बात से सहमत होते हुए कुछ चीजें आपको याद दिलवाऊं।
कि हम लोग तो सरकार के गठन के 1 महीने के अंदर ही सड़कों पे आ गए थे, लेकिन सरकार आम जनता चुनती है और वो वादे उनके थे कि हम ये काम आपको करके देंगे। और माननीय इस प्रदेश के प्रांत के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि मैंने 5 साल के लिए ये गारंटीज दी हैं। तो जब देखा कि इनको डिलीवर करने का टाइम पार्टी ने दिया, जसीमपुर की बात नहीं करूं, मैं सबकी सारे पूरे हिमाचल की बात करूं कि इनको डिलीवर करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इनकी लोगों के अंदर ये बात तो जाए कि जिन्होंने आपसे झूठ भ्रम फैलाकर आपसे वोट लिया है, वो उनके इरादे क्या हैं, तो उन इरादों को प्रकट करके जानने के लिए आपको समय चाहिए था। तो 2 साल का वो समय लगा कि इनके इरादे तो पता चले कि ये जो लॉलीपॉप देके सत्ता का ये लॉलीपॉप देके ये आए थे, तो वो लॉलीपॉप कितना मीठा है, उनके लिए 2 साल का टाइम दिया। लेकिन अब आपसे एक वादा करते वचनबद्ध होकर यहाँ से जाएंगे कि हर मोड़ पे सरकार का घेराव होगा, हर मोड़ पे सरकार से जवाबदेही होगी, हर सड़क पे हो, चाहे वो संसद के अंदर हो, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग चुने हुए लोग हैं, वो संसद के अंदर इनको घेरेंगे और हम जो विपक्ष में जो नहीं जीत पाए थे पिछली बारी, वो इनको सड़क पे घेरेंगे। ये इरादे हमारे स्पष्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।